आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके नेट, गेट और पीएचडी के लिए कई जगह इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कई कॉलेज में, उसमें ये आता है। इसमें एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं नॉर्मली, और सिंपली पढ़ेंगे हम, ज़्यादा ब्रीफ नहीं जाएंगे, समरी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे सब। तो इंटीग्रल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। डेफिनेशन लिखाने से पहले मैं आपको उसका एक फॉर्म लिखाना चाहूँगा। जिसका डेफिनेशन है उस डेफिनेशन पहले जो इसकी इक्वेशन है मैं आपको वो लिखाऊंगा कि इक्वेशन के बिहाफ पे आप फिर उसके बाद डेफिनेशन को समझें कि डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, वी एक्स यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा जो उसकी जो लिमिट होगी वो दो चीज़ हो सकती है, वेरिएबल भी कांस्टेंट भी। तो हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे ए एक्स बी एक्स, वो बताएंगे आपको कि कांस्टेंट कब होगी और वेरिएबल कब होगी। और फिर इसके अंदर एक फंक्शन आता है जिसे कन्वर्ट करते हैं के एक्स कॉमा टी इंटू यू टी डी टी, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और फिर उस हिसाब से हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ है, ये इंटीग्रेशन है। और जो ये फंक्शन है ये फंक्शन है यू एक्स और यू टी, इसमें भले ही अंदर वेरिएबल अलग अलग हैं बट ये दोनों फंक्शन अननोन फंक्शन है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि यू एक्स इज अननोन फंक्शन। ठीक है, यू एक्स जो है वो अननोन फंक्शन है। अब देखो, अब इसमें डेफिनेशन जो बनती है वो किस तरीके से बनती है। इसका जो इक्वेशन है इसमें कम से कम एक अननोन फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर आना चाहिए। मतलब अब जब डेफिनेशन बनाएंगे तो ये होगा कि एन इंटीग्रल इक्वेशन, कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन जो कि इंटीग्रल इक्वेशन तब कहलाएगी जब कोई भी एक अननोन फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, ज़्यादा बार इंटीग्रेशन हो सकता है, ज़्यादा बार आ सकते हैं फंक्शन, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। इसमें होगा, देखिए थोड़ा लिखना है तो लिखवाई देते हैं। इंटीग्रेशन इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच unknown function appears कितने बार, एट लीस्ट कम से कम वंस। इंटीग्रल एटलीस्ट वंस, इंटीग्रल वन, एटलीस्ट वंस नहीं होगा, वन, एटलीस्ट वन इंटीग्रल साइड। कम से कम एक अननोन फंक्शन होना चाहिए जो कि इंटीग्रल के अंदर हो। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि एक जनरल फॉर्म है। ये कैसी है, जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आगे देखते हैं कौन कौन से और पॉइंट है। देखिए, ये तो अननोन फंक्शन हो गया,
ठीक है। और इसमें 3 फंक्शन होते हैं, vx, fx और kxt। ये 3 फंक्शन क्या होते हैं? नॉन फंक्शन होते हैं। दूसरा पॉइंट, vx, fx, kxt आर नॉन फंक्शन। और चौथा पॉइंट, kxt होता है, kxt होता है, इसे कहते हैं क्या? कर्नल फंक्शन। ये क्या होता है हमारा? कर्नल फंक्शन, या फिर कर्नल फंक्शन ना करके कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। और इसको अपन 1 मान लेते हैं। आपकी 1, इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा, 1 जब भी इक्वेशन 1 लिखा जाएगा कहीं पे या बोला जाएगा, ये वाली इक्वेशन फॉलो होगी। और जो लिमिट है, लिमिट ax टू bx है। और इसमें एक चीज और बची है, लैम्डा। लैम्डा हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो फंक्शन होगा। ये तीसरा पॉइंट हुआ। और चौथा पॉइंट होगा, लैम्डा इज अ नॉन जीरो। नॉन जीरो होगा और क्या होगा? देखिए, आप अगर रियल की बात कर रहे हैं तो रियल होगा, और कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स। लैम्डा रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। नॉन जीरो, रियल और कॉम्प्लेक्स। और ये आपको पता है लैम्डा क्या है? कांस्टेंट क्या रहता है, मतलब एक प्रकार से जो कि इसको बैलेंस करता है इक्वेशन को। तो ये पैरामीटर कहलाता है, कॉम्प्लेक्स पैरामीटर। तो ये तो आपका बेसिक चीज हुई जो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया हमने, ठीक है। अब हम देखो इसमें कुछ ये आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन जो है। पहला जो क्लासिफिकेशन है, लीनियर और नॉन लीनियर है। फर्स्ट क्या है? दिमागी फेमस रहता रहेगा। लीनियर और नॉन लीनियर। फंक्शन लीनियर कब होगा? डिपेंड करता है अननोन फंक्शन पे। ये फंक्शन लीनियर कब होगा? जैसे कि आपका ही अननोन फंक्शन है, ये है अननोन। अननोन फंक्शन में कोई भी फंक्शन ऐसा ना हो, मतलब जैसे आपने कह दिया कि अगर देखा जाए तो आपका ये देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, ये आपकी क्या है? लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है। लेकिन नॉन लीनियर कब हो जाएगी ये? जब या स्क्वायर या यहाँ क्यूब ऐसे, ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। इसका मतलब क्या है? ऑपरेट जो अननोन ऑपरेटर्स है, जो इसमें ये अननोन फंक्शंस हैं, वो क्या होने चाहिए? लीनियर ऑपरेटर होने चाहिए। when unknown function are linear ऑपरेटर, जो भी अननोन फंक्शन है वो लीनियर ऑपरेटर होगा, तब ये इक्वेशन क्या होगी? लीनियर होगी।
नॉन लीनियर कब होगी? जब फंक्शन लीनियर नहीं होगी, तो उसका मतलब क्या होगा? नॉन लीनियर होगी, मतलब ऑपरेटर लीनियर नहीं होगा। सिंपली इसका अपने हिसाब से देख सकते हैं, बस आपको बताना जरूरी है। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन इस तरीके से हो गया। अब देखिए, हम जानते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में पता है कि नॉन लीनियर जो भी इसमें वो है इक्वेशन आपकी जो भी नॉन लीनियर होगी, उसके बारे में कोई भी आगे क्लासिफिकेशन या सॉल्यूशन कुछ नहीं है। बट जब भी लीनियर होगी इक्वेशन, तब इसके क्लासिफिकेशन भी है और सॉल्यूशन भी है। देखिए, अब जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये तो अननोन है, ये दो फंक्शन अननोन है। देखिए, ये तो नॉन लीनियर हो गया, ये तो फंक्शन अननोन है। तो इनको छोड़ के जो दो तीन फंक्शन बचते हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इन पे डिपेंड करके क्लासिफिकेशंस होते हैं। देखिए, हम करेंगे किस पे? एक तो वी एक्स से एफ एक्स के एक्स कॉमा टी, और अगर हम इसको लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशंस होते हैं इस इंटीग्रल इक्वेशन के। तो हम उन्हीं की बात करेंगे। तो हम पहले करते हैं, किसी एक चीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज वी एक्स, हमारे पास वी एक्स लाइन से करते हैं 1 2 3 करके। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन वी एक्स, बेस्ड ऑन वी एक्स। देखो, तीन, इसमें कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? तीन, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन टाइप से क्लासिफिकेशन होते हैं। और तीनों क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल से, आसानी से याद हो जाते हैं, उनके नाम भी है। पहला, अगर वी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, ध्यान देना। दूसरी चीज, वी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तब ये दो होते हैं, वी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 बट कांस्टेंट। वेरिएबल हो सकते हैं, कोई फंक्शन हो सकता है। फंक्शन अगर ऐसा होता है, तो जो ये वाली हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है, इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड। ये होगी फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। दूसरा होगा, अगर ऐसी हो कांस्टेंट हो, इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर ऐसी हो, वेरिएबल या फंक्शन के टर्म में हो, तो हो गई इंटीग्रल
जो कि थर्ड का है। ये 3 टाइप में डिवाइड होती है। अब देख लेते हैं कैसे। वी एक्स इक्वल टू 0 करो तो ये आएगी यू एक्स इक्वल टू यू एक्स आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब वी एक्स 0 होगा तो मल्टीप्लिकेशन में यू एक्स भी 0 होगा। एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ ए एच टी यू टी डी टी ए टू बी मान लो, वो ये ए एक्स बी एक्स, लेकिन ए टू बी जैसे फंक्शन ले लेते हैं ना एफ का अकेला शो करने के लिए जगह कम है। और अगर कांस्टेंट होगी मान लेते हैं, अगर कांस्टेंट है तो वी एक्स इक्वल टू ए मान लो, ए मत मान लो, लिमिट ले रखिए तो वी मान लो, तो ये आएगी वी मत मानो, जैसे कि हमने ए एक्स इक्वल टू 1 कांस्टेंट है तो ये कुछ इस टाइप की जाएगी। फिर यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा वी के एक्स कॉमा टी जल्दी में था चल गया एक्स कॉमा टी डी टी तो इस टाइप में हो जाएगी। और जो लास्ट है वेरिएबल फंक्शन वो है इक्वेशन, डायरेक्ट इसी टाइप की होगी, वो इक्वेशन जो होगी वो इसी टाइप की होगी। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वी एक्स। अब दूसरा फंक्शन क्या आता है एफ एक्स, बेस्ड ऑन एफ एक्स करेंगे। वैसे अधिकतर लोग 2 ही प्रकार से जानते हैं इसको, बेस्ड ऑन एफ एक्स को। और ये 2 प्रकार से कौन कौन सी है कि जब पहला और दूसरा 2 प्रकार की है, इसमें भी उसी टाइप का जैसे हमने पहले किया था कि जब एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए और एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। 2 तरीके से ये होती है। इसमें बस यही अंतर है कि जब भी ऐसा होगा तो जो इंटीग्रल इक्वेशन है हमारी वो क्या कहलाएगी, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। और जब डज नॉट इक्वल टू 0 होगी तब कहलाएगी नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। इसका एग्जांपल इक्वेशन 1 खुद है, जब 0 ना हो तब, अगर 0 हो जाए तो सीधे सीधे ये कुछ इस तरीके से हो जाती है वी एक्स यू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स बी एक्स के एक्स कॉमा टी यू टी डी टी, इस तरीके से हो जाती है। अब हम करेंगे अगले तरीके से। अगला तरीका क्या था, जो आपका ये था ना, ये बेस्ड ऑन एफ एक्स था, इसको ध्यान देना, बेस्ड ऑन एफ एक्स था। ये सॉल्यूशन करने में फ़ायदा देते हैं बस ये चीज़ें, और कुछ नहीं। आप आसानी से पहचान लोगे तो सॉल्व आसानी से कर सकोगे।
अब कौन सा था हमारा, के एच टी बेस्ड ऑन के एक्स टी होगा। और बेस्ड ऑन जब हम करेंगे के एच टी, तो जो होता है इस क्लासिफिकेशन वो होता है डीजनरेट और सेपरेबल, इसको कहते हैं, ये कहलाता है डीजनरेट और सेपरेबल कर्नल। ये पहला है। इसमें क्या होता है, कर्नल किस फॉर्म में होता है, कर्नल होता है एक्स कॉमा टी, कुछ इस टाइप से होता है, समीशन आई इक्वल टू 1 to n क्यों है, ये फाइनाइट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि ये फाइनाइट होना चाहिए, और कुछ इस तरीके से होगा जी आई एक्स इंटू एच आई एक्स, मतलब जैसे ये जब भी खुलेगा तो कुछ इस तरीके से खुलेगा, जी वन एक्स एच वन एक्स प्लस जी टू एक्स एच टू एक्स, तो हर फंक्शन अलग होगा, जी का हर, जी वन जी टू सो वन, ये सब अलग होंगे, ऐसे ही एच वन एच टू ये सब अलग होंगे, तो कोई इस टाइप में टूटना चाहिए। इसका एग्जांपल भी हम करने के लिए कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसे कि देख लेते हैं, दो एग्जांपल देखते हैं। पहला है कि ये एग्जांपल कि एच टी इक्वल टू साइन एक्स माइनस टी। अब इसको जब हम खोलेंगे तो किस टाइप में खुलेगा, इसको खोलिए साइन एक्स माइनस टी, क्या होता है साइन एक्स कॉस टी, खुला कुछ इसी टाइप में, ये एक्स और टी के फंक्शन होते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्स के फंक्शन लिख दिया, ये टी का फंक्शन है, क्योंकि क्या है एक्स और टी है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज, कोई बात नहीं होता रहता है। एक्स और टी देखिए कुछ इसी टाइप में खुला है, एक्स एक्स टी टी सेपरेट हो गया फंक्शन, ये इसका एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देते हैं कि एक्स कॉमा टी इक्वल टू एक्स प्लस टी का की पावर एन। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो है कंफ्यूजन कि अगर, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको जब आप खोलोगे तो कुछ इसी टाइप में बनेगा कि 1 एक्स प्लस टी प्लस एच टी, यह कांस्टेंट हो सकती है चीज़ें, लेकिन कुछ इस टाइप में जाएगा, प्लस 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 एक्स टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर सो ऑन, ये इसी टाइप में खुलेगा। तो ये फंक्शन कैसा आएगा, इसका मल्टीपल में ही आएगा, दोनों खुलेगा ऐसे में ही, तो आप कह सकते हो कि हाँ नहीं 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 ये तो डीजनरेट हो रहा है, सेपरेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसमें कंडीशंस आ जाती है, अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब फाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट कहते हैं इसे, एन एन को हम कैसे करते हैं 1 2 3, सॉरी काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल फाइनाइट, काउंटेबल कर दिया तो फाइनाइट जरूर होगा, जरूरी नहीं है फाइनाइट ही हो, क्योंकि काउंटेबल क्या होता है इनफाइनाइट भी होता है।
n बिलोंग्स टू n होना चाहिए, स्मॉल n बिलोंग्स टू n, मतलब हम इसे काउंट कर सके नेचुरल नंबर, तभी ये क्या होगा, यहाँ बोला गया है फाइनाइट होना चाहिए तभी वो डिजेनरेट होगा। तो अगर ये n बिलोंग्स टू n है तब तो है, अगर हम कह रहे हैं n बिलोंग्स टू r है तो नहीं होगा, r या इनफाइनाइट। और एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि तीसरा के एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ई एक्स टी, इसको करो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा फंक्शन, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई की पावर में एक्स टी है, अगर एक्स प्लस टी होता तो उसको हम अलग अलग कर सकते थे, लेकिन एक्स टी मल्टीप्लाई में नहीं होगा। ये था पहला तरीका। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक कब होगा? सिंपल सा है, जब भी के एक्स टी इक्वल टू के टी एक्स हो जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। ये सिर्फ कब होगा? रियल की बात हो रही है, रियल में, और रियल और कॉम्प्लेक्स में दोनों की बात करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी फंक्शन होता है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स में आता है फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा, मॉड बार लगा हुआ, मतलब बार का मीनिंग होता है कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसी को हम कह सकते हैं, यही कॉम्प्लेक्स में भी फंक्शन जो होगा क्या होगा? हर्मिशियन। हर्मिशियन फंक्शन, हर्मिशियन कहलाएगा, ठीक है। इसके और ये होगा के एक्स कॉमा टी माइनस के टी कॉमा एक्स बार, इसको मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स होते हैं, जैसे मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा इसको कैसे करते हैं, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक और हर्मिशियन, इसको हम ये दोनों अलग रहते होता है उसमें, लेकिन उस तरीके का है। जब भी बार लग जाएगा तो कॉन्जुगेट भी इसमें चेंज हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल, इसका एक छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक। साइन वाले देख लेते हैं, जो उससे पहले यूज किया था, क्या था एग्जाम्पल? साइन एक्स प्लस टी बराबर नहीं, इसका कॉन्जुगेट निकालो, कॉन्जुगेट ये बराबर है के एक्स कॉमा टी, कॉन्जुगेट निकालो के टी कॉमा एक्स बार, क्या होगा? ये होगा साइन एक्स कॉमा टी बराबर आएगा, ये सिमेट्रिक है। लेकिन अब दूसरे क्वेश्चन उठाते हैं हम। के एक्स कॉमा टी बराबर आई एक्स माइनस टी, अब के टी कॉमा एक्स बार क्या होगा? तो बार से माइनस आ जाएगा पहले, माइनस आई, एक्स टी एक्सचेंज करेंगे तो टी माइनस एक्स, माइनस को अंदर ले जाओ हो जाएगा आई एक्स माइनस टी, सेम आया, सिमेट्रिक होगा। अब इसको सिमेट्रिक का इसी से उठा लेते हैं एग्जाम्पल, इसी से थोड़ा चेंज करेंगे इसमें, के
एक्स कॉमा टी बराबर आई एक्स प्लस टी। आई एक्स प्लस टी है, इसका क्या होगा, ये तो माइनस साइन आना चाहिए, के टी कॉमा एक्स होना चाहिए बार, ये बस माइनस साइन आना चाहिए। ये क्या होगा, देखो कि इक्वल होना चाहिए माइनस ओके। अब देखो पहले माइनस ले लो इसका, फिर इसका बार से माइनस आई होगा, माइनस आई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस टी को एक्स टी हो जाएगा, एक्स प्लस टी ये आएगा। आगे इसके बराबर ये होगा, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब एक और फंक्शन है, वो इसका क्लासिफिकेशन एक और है, वो बता देते हैं आपको। अगली वीडियो से क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे कुछ। अगला है इसमें आपका, इसको अलग अलग नाम से भी कहते हैं, देखो ये तीसरा, पहला होता है डिफरेंस, और तीन नाम से बुलाते हैं इसको। पहला होता है डिफरेंस, दूसरा होता है कॉन्वोल्यूशन, और तीसरा होता है फॉल्टी। ये तीन नाम से कहा जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जब भी के ऑफ एक्स कॉमा टी किस टाइप में आ जाए, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी, फाइव लिख देते हैं, कोई कोई फंक्शन लिख देता है, लेकिन आता फंक्शन में ही है, किसी एक फंक्शन में, फंक्शन एक्स माइनस टी, जैसे सब लोग लिखते हैं फाइव लिखते हैं, लेकिन हम कह रहे एफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एफ मतलब किसी एक फंक्शन में आए, और फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, एक्स माइनस टी। जैसे कोई एग्जांपल है कि आपका के एक्स कॉमा टी बराबर साइन एक्स माइनस टी, सिंपल सा एक्स माइनस टी की फॉर्म में होना चाहिए अंदर। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस टी पावर एन, ये हो जाएगा। और ये हो गया आपका, ठीक है। अब किसके उसमें बचा है, अभी कुछ बचा है शायद इसमें, एक चीज़ बची है मेन, लिमिट। जो लिमिट होती है इसकी, कौन कौन सी होती है, आपने नाम सुना होगा, वोल्टर इक्वेशन, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। पहला है फ्रीडोल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, लिमिट जो होती है, मेनली लिमिट कांस्टेंट होती है, वो अपर एंड लोअर लिमिट कांस्टेंट, और फिक्स्ड। एग्जाम्पल है, सीधा सा एग्जाम्पल,
यू एक्स इजकल टू एफ एक्स लिखा है, चलो एफ एक्स लिख देते हैं जनरल फॉर्म, प्लस लैम्डा 0 to 1 ए एक्स टी यू टी डी टी। 0 to 1 हो गई, फिक्स्ड है, कांस्टेंट टर्म है, ये हो गई फ्रेडोलिक इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन। दूसरी होती है वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। देखिए इसमें कुछ लोग कहते हैं कि लोअर लिमिट होती है वो 0 होती है, अपर लिमिट वेरिएबल होती है, और कई जगह जैसे एक कॉमन सी बुक है एमडी राय सिंघानिया इंटीग्रल इक्वेशन की, अच्छा है, उसमें अच्छा दिया है। तो कुछ बुक्स कहती है कि इंटीग्रल का जो लोअर लिमिट होती है वो इसमें 0 होती है, अपर लिमिट एक वेरिएबल होती है। लेकिन जो नॉर्मली आप देखिए कि एट लीस्ट वन लिमिट इज वेरिएबल, कम से कम एक लिमिट वेरिएबल होनी चाहिए। और इसको ये भी लिख सकते हैं कि अपर और लोअर और बोथ आर वेरिएबल होना चाहिए। एग्जाम्पल वही है कि यू एक्स इजकल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x ले सकते हैं, x1 to x2 ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। x1 और k ये हो गया, ये होगी वोल्टेरा। एक और होती है सिंगुलर, लेकिन इसको अधिकतर जगह दिखाया जाता है और ये नेट और गेट में भी नहीं पूछी जाती है, फिर भी जान लेना जरूरी है। नॉर्मल सिंगुलर इसमें होता है या इनफाइनाइट हो, लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट हो, कोई भी अपर या लोअर कोई भी एक लिमिट इनफाइनाइट हो, या फिर जो कर्नल है वो किसके लिए, डोमेन ऑफ इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट बना शो करता हो, ये डोमेन में कहीं ना कहीं वो अनबाउंडेड हो, इनफाइनाइट आएगा, मतलब वैल्यू तो अनबाउंडेड हो जाएगा। अब देखिए पहला एग्जांपल लिमिट इनफाइनाइट, तो सीधे ये लिख सकते हैं यू एक्स इक्वल टू लैम्डा लिमिट इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के एक्स टी
यू टी डी टी सिंपली फॉर्म। दूसरा है यू एच इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x 1 upon x minus t की पावर 4 यू टी। जब भी t की जगह x रखोगे तो ये इंटीग्रल इक्वेशन किस फॉर्म में इनफाइनाइटली जाएगी। यहाँ x रखो 0 1/0 अनबाउंडेड टर्म्स हो गया क्लासिफिकेशन। और ये सारे आपके थे क्लासिफिकेशंस। ये हो गया आपका इंटीग्रल इक्वेशन और क्लासिफिकेशन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारे। और एक और मेथड होता है उसमें लिप्स रूल होता है और मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ सिंगल इंटीग्रल होता है। ये दोनों फंक्शन पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में हम। थैंक यू। अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कई वीडियो आएंगी जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।